नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य एवं उसके भेद को समझेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आइए अब हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य को समझने का प्रयास करें। अभी मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तो आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। मतलब ये कि जब कोई आदमी किसी तक अपनी बात को या फिर अपने विचारों को अन्य तक उसी रूप में पहुंचाना चाहता है जैसा कि वो सोचता है, तब वह उसके लिए वाक्यों का सहारा लेता है। अब सवाल उठता है कि वाक्य किसे कहें। तो वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जो किसी आशय को पूरा पूरा प्रकट करने में सक्षम हो। फिर एक बार समझ लें। वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी आशय को पूरा पूरा प्रकट करने में सक्षम हो। लेकिन यही अगर ऐसा कहे कि आज बाजार, तो ये सार्थक शब्दों के समूह होते हुए भी आज बाजार, ये सार्थक शब्दों के समूह होते हुए भी वाक्य नहीं है। कारण इससे पूरे आशय प्रकट नहीं होते हैं। इसी को यदि परिमार्जित कर ऐसे कहें कि आज बाजार जाना है तो ये वाक्य के उदाहरण हो सकते हैं, चूंकि यह एक पूर्ण भाव को व्यक्त करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वाक्य व्याकरणिक नियमों से एक क्रम में होता है जहां शब्द, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपने स्वरूप को निर्धारित करते हैं। मतलब वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई है जो किसी भाव अथवा विचार को व्यक्त करता है। एक दूसरा, वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। तीसरा, वाक्यों में आने वाले शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। और चौथा, वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। अब सवाल आते हैं कि वाक्यों के अनिवार्य तत्व क्या क्या होते हैं। तो इसके जवाब होंगे पदक्रम और अन्वृत्ति। किसी वाक्य के तो अनिवार्य तत्व होते हैं क्योंकि इन्हीं से पदों के समूह को वाक्य का रूप मिलता है। क्लियर? वाक्य के दोनों आवश्यक तत्वों को आइए अब थोड़ी बारीकी से समझते हैं। पदक्रम। हिंदी में पदक्रम प्रायः कर्ता, कर्म और क्रिया की होती है। फिर से समझे। हिंदी में पदक्रम प्रायः कर्ता, कर्म और क्रिया की होती है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। यहाँ इस वाक्य में देखें तो इस वाक्य में पहले कर्ता राम, कर्म आम और फिर क्रिया खाता है। किसी भी भाषा में पद का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसके क्रम को बदल देने पर उस वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, मुझे
बस एक टिकट मिला, मुझे बस एक टिकट मिला। एक सेंटेंस, एक वाक्य। इसी का एक दूसरे रूप में ले लीजिए, इसके पदक्रम को बदल देते हैं अगर, तो बन जाता है मुझे एक बस का टिकट मिला, मुझे एक बस का टिकट मिला। यहां इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त पदों के क्रम को बदल देने से या के बदल जाने से उसके अर्थ भी बदल गए। क्लियर? यहां कुछ स्मरणीय तथ्य भी हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाना चाहिए। इनमें पहला, जिन वाक्यों में एक से अधिक कर्म होते हैं, याद रखेंगे, जिन वाक्यों में एक से अधिक कर्म होते हैं वहां मुख्य कर्म बाद में आते हैं। याद रखेंगे, जहां जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म होंगे या आते हैं या होते हैं वहां मुख्य कर्म बाद में आते हैं। क्लियर? दूसरा, संबोधन और विस्मयादि बोधक शब्द, संबोधन और विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के शुरू में आते हैं। क्लियर? अब तीसरा, कभी कभी वाक्य के किसी पद पर विशेष बल या जोर देने के लिए, किसी भी वाक्य में कभी कभी विशेष बल देने के लिए या जोर देने के लिए पद के क्रम में हेरफेर किया जा सकता है, पर ध्यान ये रहना चाहिए कि उसके अर्थ में कोई बदलाव ना हो, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। चौथा, संबंध बताने वाले कारक, संबंध बताने वाले कारक के चिन्ह संज्ञा से पहले आते हैं। संबंध बताने वाले कारक के चिन्ह संज्ञा से पहले आते हैं। क्लियर? अगला, हाँ या ना में उत्तर वाले प्रश्न, हाँ या ना में उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या हमेशा वाक्य के प्रारंभ में या आरंभ में आते हैं। अगर किसी प्रश्नवाचक या किसी प्रश्न का जवाब अगर हाँ अथवा ना में आने वाला हो तो ऐसे वाक्यों में क्या जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो हमेशा वाक्य के आरंभ में आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के आरंभ में आते हैं। लेकिन कभी कभी कर्ता पर प्रश्न करने के लिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में भी आ सकते हैं। अगले यहां है क्रिया विशेषण, हमेशा क्रिया के पहले आते हैं। क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया के पहले आते हैं। अगला, आग्रह के लिए न का प्रयोग वाक्यों में हमेशा अंत में आते हैं। न, कोई भी किसी से कोई अगर आग्रह करते हैं या कोई करता है और उसमें अगर न का प्रयोग करते हैं तो इस न का प्रयोग हमेशा अंत में, उस वाक्य के अंत में न का प्रयोग होगा, पहले, मध्य में या कहीं अन्यत्र और नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? आग्रह के लिए न का प्रयोग, न का प्रयोग सदैव अंत में होते हैं। किसके? तो वाक्यों के अंत में। क्लियर? अब वाक्य के एक अन्य आवश्यक तत्व, अन्विति। अन्विति वाक्यों में संज्ञा के लिए लिंग, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार, आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार जब अन्य शब्दों का भी स्वरूप निर्धारित होता है तब उसे अन्विति कहते हैं। हिंदी में अन्विति के कई प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला, कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच अन्विति। कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच अन्विति। दूसरा, संज्ञा सर्वनाम अन्विति, संज्ञा सर्वनाम अन्विति। विशेषण विशेष्य अन्विति तथा संबंध संबंधी अन्विति। अंतिम,
संबंध, संबंधी, अन्विति। कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच अन्विति के लिए कुछ नियमों का अनुपालन होना बहुत जरूरी है। कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच, कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच अन्विति के लिए कुछ नियमों का पालन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे यदि कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो, यदि कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो, क्रिया की अन्विति कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। क्लियर? यदि कर्ता परसर्ग रहित हो, फिर समझ लें, यदि कर्ता परसर्ग रहित हो और कर्म के साथ परसर्ग का प्रयोग हुआ हो, तो भी कर्ता के अनुसार ही होगा, यदि कर्ता परसर्ग के साथ हो, यदि कर्ता परसर्ग के साथ हो और कर्म या पूरक के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो, कर्ता के साथ परसर्ग हो पर कर्म या पूरक के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो क्रिया की अन्विति कर्म या पूरक के अनुसार होगा। कर्ता के साथ परसर्ग होने की स्थिति और फिर उसके कर्म या पूरक के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो इस स्थिति में क्रिया का प्रयोग पूरक या फिर कर्म के अनुसार ही होगी। क्लियर? अब यदि कर्ता और कर्म दोनों के बाद परसर्ग हो, फिर समझ लें, यदि कर्ता और कर्म दोनों के बाद परसर्ग हो तो क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी। फिर समझ लें कि यदि कर्ता और कर्म दोनों के बाद परसर्ग हो, कर्ता और कर्म दोनों के बाद परसर्ग हो, तो क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी। कारण यहां अन्विति निरपेक्ष होती है, क्लियर? अब है कर्ता में समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं, कर्ता में समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं किसी अन्य संज्ञा से जुड़ी हो तो क्रिया बहुवचन होती है, क्रिया बहुवचन में आती है। फिर समझ लें, कर्ता की समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं, कर्ता में समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं जब किसी अन्य संज्ञा से जुड़ी हो तो क्रिया बहुवचन में आती हैं। ठीक? यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हो, तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है। यदि कर्ता में संज्ञा या संज्ञाएं या से जुड़ी हो, क्या चीज से? या से जुड़ी हो, तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है, क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है। क्लियर? कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हो, फिर समझ लें, यदि कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग और बहुवचन में आती है, कब? जब कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हो तो
क्रिया सदैव पुल्लिंग और बहुवचन में आती हैं। ठीक, यदि कर्ता का लिंग ज्ञात ना हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप ले लेती है। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात ना हो, ठीक है, तो फिर वहां क्रिया पुल्लिंग का रूप ले लेती है। कर्ता के सर्वनाम पदों का क्रम, अब देख, क्रम में पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और बाद में उत्तम पुरुष। फिर समझ लें, कर्ता के सर्वनाम पदों का जो क्रम होगा उसमें पहले, फिर से समझ लें, कर्ता के सर्वनाम पदों का जो क्रम होगा, कर्ता के सर्वनाम पदों का जो क्रम होगा उसमें पहले मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष और फिर सबके बाद में उत्तम पुरुष। मध्यम, अन्य, फिर उत्तम पुरुष। ऐसे पदबंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है या फिर बदलेगी। संज्ञा सर्वनाम अन्विति, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार होते हैं जिनके लिए वे प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार होते हैं जिनके लिए वे प्रयुक्त होते हैं। अगला है विशेषण विशेष्य अन्विति। विशेषण विशेष्य अन्विति, विशेषण विशेष्य के अनुसार बदलते हैं। विशेषण विशेष्य के अनुसार बदलते हैं, जबकि वाक्य के शेष सभी पद पूर्व की तरह ही बने रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होंगे। यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं, यदि विशेषण के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण निकटवर्ती विशेष के अनुसार अन्विति होता है। निकटवर्ती विशेष के अनुसार अन्विति होता है। संबंध संबंधी अन्विति, संबंध कारक का लिंग वचन संबंधी के अनुसार होगा। संबंध कारक का लिंग और वचन दोनों ही, संबंध कारक का लिंग और वचन ये दोनों ही उसके संबंधी के अनुसार होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग वाक्यों के अंग और अर्थ एवं रचना के आधार पर उसके भेद को समझने की कोशिश करें। वाक्य के बनावट को देखें तो देखते हैं कि प्रत्येक वाक्य में दो चीज तो होते ही होते हैं, एक कर्ता और दूसरी क्रिया होती है। मतलब छोटे से छोटे पूर्ण वाक्य के कर्ता और क्रिया उसके अनिवार्य अंग होते हैं। वाक्य चाहे कितना भी छोटा हो पर उसमें कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया तो होगी ही। एक कर्ता भी होंगे और कम से कम एक क्रिया तो होगी। मतलब ये कर्ता और क्रिया उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं या अनिवार्य अंग होते हैं। महत्वपूर्ण से ज्यादा बेहतर ये होगा, अनिवार्य अंग कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ये कि छोटे से छोटे पूर्ण वाक्य, छोटे से छोटे पूर्ण वाक्य के कर्ता और क्रिया उसके अनिवार्य अंग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, एक छोटा सा वाक्य लेते हैं कि वह गया। यहाँ इस वाक्य में वह करता है जबकि गया उसकी क्रिया। इस प्रकार वाक्यों में कर्ता को उद्देश्य और उसकी क्रिया को विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य क्या? वाक्यों में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, वाक्यों में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्यों में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य पद कर्ता तथा कर्ता को विस्तार देने वाले घटक
विशेषण या विशेष पदबंध आते हैं। अब विधेय, विधेय क्या है? वाक्यों में कर्ता अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, वाक्यों में कर्ता मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे उसका विधेय कहते हैं, उसे उसका विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया या क्रिया पदबंध को विस्तार देने वाले घटक होते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया होगी या फिर क्रिया पदबंध को विस्तार देने वाले जो घटक होंगे वो होंगे, जिसमें कर्म, कर्म का विस्तार विशेषण, क्रिया विशेषण, पूरक का विस्तार विशेषण आदि हो सकते हैं। क्लियर? अब अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुल 8 भेद होते हैं, याद रखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? याद रखेंगे 8। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुल 8 प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है कथनात्मक या विधानवाचक। तो कथनात्मक भी बोलते हैं। पहला जो इसका भेद होता है वो कथनात्मक, जिसको कोई कोई विधानवाचक वाक्य भी बोलते हैं। कथनात्मक वाक्य बोले या फिर विधानवाचक वाक्य बोले, एक ही चीज है पहला। दूसरा है नकारात्मक वाक्य या निषेधवाची वाक्य, एक ही है। दूसरा नकारात्मक वाक्य या निषेधवाची वाक्य। तीसरा आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य बोले या विधिवाचक वाक्य बोले, ये तीसरे। चौथे प्रश्नवाचक वाक्य, चौथे भेद इसके या चौथा भेद जो इसका वो प्रश्नवाचक वाक्य का है। पांचवा इच्छावाचक वाक्य, अगला संदेहवाचक वाक्य, फिर विस्मयादिबोधक वाक्य या मनोवेगात्मक वाक्य। कोई कोई इसे विस्मयादिबोधक वाक्य भी बोलते हैं और कोई इसे मनोवेगात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं या फिर मनोवेगात्मक वाक्य भी कहते हैं। और अंतिम है 8वां संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, ये वाक्य के 8 प्रकार अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य क्या है? तो कहते हैं कि सामान्यतया कथन या किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की स्थिति फिर से समझे। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य सामान्य कथन या किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की स्थिति, अवस्था आदि का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। फिर समझ लें, सामान्यतया सामान्य रूप से कही जाने वाली कथन, ऐसी कथन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति अथवा उसकी अवस्था का बोध कराता हो या कराए, ठीक है, या कराने वाले जो वाक्य होंगे उसे कथनात्मक वाक्य कहेंगे। कभी कभी कुछ लोग इसे सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं या बुलाते हैं उसको, ठीक है। जैसे वे शिक्षक हैं, बच्चे खेलते हैं आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य। नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य सामान्यतया जब सकारात्मक वाक्यों में जब सामान्यतया किसी सकारात्मक वाक्य में न या ना लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। न या ना लगाकर, कहाँ? तो सकारात्मक वाक्यों में न और ना लगाकर जब नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं तब उसे नकारात्मक वाक्य या फिर निषेधवाची वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बाजार नहीं गया,
वे वहां नहीं गए थे आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को कभी कभी न अथवा ना के बजाय अन्य शब्दों के प्रयोग से या अन्य प्रकार से भी बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, व्यवहार में बोलते हैं ना, वो पास होने से तो रहा नहीं, वह पास होने से तो रहा, वो आने से तो रहा, ऐसा बोलते हैं ना, ये भी उसी के अंतर्गत आते हैं आदि। इसके ऐसे उदाहरण और भी हो सकते हैं। अब है तीसरा आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना आदि के भाव का बोध हो। फिर समझे, जिस वाक्य में आज्ञा, निर्देश अथवा प्रार्थना आदि के भाव का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। क्या बोलते उसको? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर निकलो, शिक्षक को प्रणाम करो, कृपया मेरे साथ आए, ऐसे बहुत से इसके उदाहरण हो सकेंगे। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य के सहारे कोई प्रश्न किया जाए या फिर जिज्ञासा व्यक्त की जाए। फिर समझ लें, जब किसी वाक्य के सहारे कोई प्रश्न किया जाए या फिर जिज्ञासा व्यक्त की जाए तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये भी कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया है कि जब किसी वाक्य का जवाब हाँ या ना में, जब किसी वाक्य का जवाब हाँ या ना में हो तो ऐसे वाक्यों में क्या वाक्य के आरंभ में लगाए जाते हैं। जबकि प्रश्न का उत्तर जब लंबा देना हो, प्रश्न का उत्तर जब लंबा देना हो तो वहां प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं या फिर बीच में आते हैं। अब है इच्छावाचक वाक्य। जब किसी वाक्य से किसी की भी इच्छा के भाव का बोध हो, जब किसी वाक्य से किसी की भी इच्छा के भाव का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमयी हो, मैं भी गया होता आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब है संदेहवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य से संदेह के भाव का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह के भाव का बोध हो तो जैसे शायद ही वे आज आएंगे, हो सकता है कि मैं आज घर पर ही रहूं आदि इसके उदाहरण होंगे। क्लियर? अब है सातवां विस्मयादिबोधक वाक्य या फिर मनोवेगात्मक वाक्य। दोनों एक ही चीज के दो नाम। किसी वाक्य में जब विस्मय, आश्चर्य, शोक, दुख, भय, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव प्रकट हो तो इस प्रकार के वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, हाय मैं मर गई, नहीं, ऐसे बहुत से इसके उदाहरण हो सकते हैं। आठवां जो इसका भेद है वो है संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार के संकेतवाचक वाक्यों में किसी भी, कहते हैं इस प्रकार के वाक्य से किसी न किसी शर्त का बोध होता है, किसी न किसी शर्त का बोध होता है। मतलब संकेतवाचक वाक्य में कोई ना कोई शर्त जरूर होंगे या होते हैं। जब किसी वाक्य से किसी शर्त का बोध हो, किसी काम के होने या करने के साथ कोई शर्त समझ में आए तो हमको समझ लेना चाहिए कि वह वाक्य संकेतवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा कहें हम लोग तो कह सकते हैं कि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो मेरे जाने का शर्त है कि तुम्हारा आना मेरे जाने का शर्त है, तो शर्त लगा
तो ये संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हो सकते हैं। अगर इसी तरह का अन्य उदाहरण ले ले, वर्षा होती तो फसल पैदा होता, तो फसल पैदा होने के लिए शर्त क्या है कि वर्षा का होना। फसल के पैदा होने का शर्त क्या है, तो वर्षा का होना। तो यहाँ ये शर्त आ गया, तो ये संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर रचना के आधार पर वाक्यों की बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। याद रखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, या फिर इसके 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संयुक्त वाक्य भी 4 उपभेद होते हैं, वो उसके भी 4 उपभेद हैं। किसके? संयुक्त वाक्य। देखते आगे, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहले सरल वाक्य, कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य होता है। फिर समझ लें, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य होता है। और सरल वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है। ध्यान देने की बात है, सरल वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होती है। जैसे शीला हंसती है, पुलिस ने चोर को पीटा, तो शीला हंसती है में हंसना, अब पुलिस ने चोर को पीटा यहाँ पीटना, ये दोनों एक ही क्रिया है, एक क्रिया है दोनों। आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब है संयुक्त क्रिया, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, सरल वाक्य या उपवाक्य हो सकते हैं, जिसके कोई उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर अर्थ के लिए आश्रित नहीं होते। संयुक्त वाक्य में 1 से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं, या 2 से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं संयुक्त वाक्य में। बात समझ रहे हैं ना? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं, होते हैं। 2 या 2 से अधिक होते हैं क्या? तो उपवाक्य होते हैं या सरल वाक्य होते हैं। पर वो दोनों ही सरल वाक्य एक दूसरे के ऊपर अर्थ के लिए आश्रित नहीं होते। मतलब दोनों ही सरल वाक्य के अपने अपने अर्थ होते हैं, वो अपने ही अर्थ से पहचाने और जाने जाते हैं। वो किसी एक उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य निर्भर नहीं होता है। मतलब दोनों के अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं, लेकिन ये दोनों ही सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। किससे? इनको जोड़ने वाला कौन होता है? तो जैसे भी इसको जोड़ने के लिए होते हैं तथा। क्या होता है? तथा, और, फिर, या, अथवा, किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए आदि ऐसे समानाधिकरण योजक अव्यय, इस तरह के अनेक समानाधिकरण योजक अवयवों से ये वाक्य जुड़े होते हैं। दोनों सरल वाक्य, मतलब कहते हैं संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होंगे या फिर 2 से अधिक सरल वाक्य होंगे, लेकिन दोनों या फिर जितने भी सरल वाक्य होंगे इसके अंतर्गत, वो सभी सरल वाक्य अपने अपने अर्थ के लिए किसी के ऊपर वो निर्भर या आश्रित नहीं होंगे। दोनों अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होंगे, सबके अपने स्वतंत्र अर्थ होंगे। और इस प्रकार के वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। किसके सारे? और, फिर, तथा, अथवा, अन्यथा, लेकिन, परंतु, इसलिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो योजक होते हैं जिनसे ये वाक्य जुड़े होते हैं। ठीक है, समानाधिकरण योजक अवयवों से ये जुड़े होते हैं, याद रखना है इसको। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिजली थोड़ी देर के लिए आई, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। बिजली थोड़ी देर के लिए आई, ये एक है, और दूसरा है चली गई। ये दोनों को जोड़ कौन रहा है? तो और। इसी तरह एक अन्य उदाहरण और ले सकते हैं, शीघ्र चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। शीघ्र चलिए एक अलग सरल वाक्य है, देर हो जाएगी एक अलग सरल वाक्य है। दोनों के अपने अपने अर्थ हैं, पर दोनों को जोड़ा किसने? अन्यथा।
कि शीघ्र चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। तो ये सरल वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। किसके? संयुक्त वाक्य उदाहरण है। ठीक है। अब संयुक्त वाक्य भी 4 भेद होते हैं, जैसा मैंने इसके पहले भी बताया था। संयुक्त वाक्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से पता है? पहला होता है संयोजक, दूसरा होता है विभाजक, तीसरा होता है विकल्प दर्शक और चौथा होता है परिणाम बोधक। संयुक्त वाक्य 4 उपभेद होते हैं, याद रखिएगा। संयुक्त वाक्य के 4 उपभेद होते हैं, जिसमें पहला होता है संयोजक, दूसरा होता है विभाजक, तीसरा होता है विकल्प दर्शक और चौथा होता है परिणाम बोधक। क्लियर? संयोजक, इसके उपवाक्यों में परस्पर मेल प्रकट होते हैं, यानी संयोजक जो वाक्य संयोजक संयुक्त वाक्य होंगे, इसके उपवाक्यों में परस्पर मेल होते हैं। इसमें भी 2 उपवाक्य होंगे, पर उसमें आपस में मेल या सहमति का बोध होगा। ठीक है। जैसे वह नाच रही है और उसकी सहेली गा रही है, तो उसके नाचने वाला एक अलग सेंटेंस है, एक अलग वाक्य है, और उसकी सहेली गा रही है इसके लिए एक अलग वाक्य है, और दोनों ही वाक्य जुड़े हुए हैं और से। तो इसमें सहमति है, उसके गाने के साथ किसी के गाने के साथ किसी के नाचने का काम हो रहा है, नाचना हो रहा है। तो इसमें एक दूसरे के साथ सहमति का बोध होता है या परस्पर मेल के भाव का बोध होता है। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा है विभाजक। विभाजक वाले संयुक्त वाक्य में उसके जो उपवाक्य होते हैं उसमें परस्पर विरोध के भाव का बोध होता है, परस्पर विरोध के भाव का बोध होता है। ऐसे संयुक्त वाक्य जिसके उपवाक्यों में परस्पर विरोध के भाव का बोध हो, ऐसे संयुक्त वाक्य जिसके उपवाक्यों के बीच परस्पर विरोध के भाव का बोध हो, उसे विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि वह गा रही थी लेकिन बाकी सब चुप थी। मतलब एक कोई था जो गा रहा था, एक कोई थी जो गा रही थी, बाकी जो उसके साथ और भी कोई थी या और भी जो कोई लोग थे वो सब चुप थे। यहाँ एक दूसरे का विरोधाभासी हो गया, एक गा रहा बाकी सब चुप थे, एक ठीक उल्टा। तो ये हो जाएगा विभाजक। तीसरा है विकल्प दर्शक। इसमें उपवाक्यों से विकल्प के भाव लक्षित होते हैं, विकल्प के भाव लक्षित होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खेलो या मैदान से बाहर जा बैठो, खेलो या मैदान से बाहर जाओ, खाओ या सो जाओ, 2 में से कोई एक। ऐसे जब विकल्प आए तो उसको विकल्प वाले संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है। चौथा इसका संयुक्त वाक्य का जो भेद है वो है परिणाम बोधक। क्या है? परिणाम बोधक। इसमें एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का परिणाम या फल होता है। मतलब परिणाम बोधक जो संयुक्त वाक्य होते हैं, परिणाम बोधक जो संयुक्त वाक्य होते हैं, उसके एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का फल होता है, अर्थात उसका परिणाम होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं उसने काफी परिश्रम किया इसलिए परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके परीक्षा उत्तीर्ण होना वाली जो क्रिया थी, वाक्य है, वो परिणाम है। उस एक जो वाक्य है उसके पहले उसने काफी परिश्रम किया, इसका परिणाम है परीक्षा उत्तीर्ण किया। ठीक है। तो ये थे संयुक्त वाक्य 4 भेद। क्लियर? अब रचना के आधार पर वाक्य के तीसरे भेद, मिश्र वाक्य। किसी वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक समझिएगा। किसी वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं।
कहाँ? तो मिश्र वाक्य में, जहां आश्रित उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के लिए एक तो मुख्य उपवाक्य होगा और बाकी उसके आश्रित उपवाक्य होंगे या गौण उपवाक्य होंगे। जहां आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए मुख्य उपवाक्य के ऊपर निर्भर करेंगे। किसके ऊपर? मुख्य उपवाक्य के ऊपर निर्भर करेंगे या आश्रित होते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी है। ठीक है, जो लड़का घर में बैठा है वह मेरा भाई है। ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो ये थे आज के विषय वस्तु। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।